हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं प्रमोद राजपुरोहित। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 निःशुल्क क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें विकार एवं परिवर्तन शब्द पढ़ने होते हैं। विकारी शब्द व अविकारी शब्द किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ना होता है। तो विकारी शब्द वे शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इसमें अन्य एक होता है निपात। अब संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम। तो संज्ञा शब्द का अर्थ सम, धन, ज्ञा। इससे सम्यक ज्ञान अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे स्त्री, पुरुष, मेज, चित्र, नगर, देश, जवानी, मिठास आदि ये संज्ञा शब्द है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद माने जाते हैं, जिसमें द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा ये मुख्य भेद है इस संज्ञा के। इसके अंदर फिर बात आती है जातिवाचक संज्ञा। वैसे तो मेन रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। फिर एक नोट है, ये कहा जाता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा भी होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा में जो हम तोल नहीं सकते उससे कह सकते हैं, और समूहवाचक संज्ञा समूह का बोध कराते हैं, जाति समूह का बोध कराते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा जो शब्द है वो आप देख रहे होंगे। जातिवाचक शब्द में संपूर्णता का बोध कराते हैं। व्यक्तिवाचक में विशेष व्यक्ति या विशेष वर्ग, जो कोई एक ही हो संसार में, उसके अलावा कोई और नहीं हो। तो नदी, ये जातिवाचक संज्ञा। नदियाँ बहुत सारी है। लड़का, लड़के भी बहुत सारे हैं। कुत्ता, कुत्ते भी बहुत सारे हैं। गायें भी बहुत सारी हैं। शहर बहुत सारे हैं, जैसे जोधपुर है, जयपुर है, मुंबई है, बहुत सारे शहर है। राजधानी भी बहुत है। राजस्थान की जयपुर है और भारत की राजधानी दिल्ली है। तो ऐसे अन्य राजधानियाँ होती हैं। पुस्तकें बहुत सारी है, किसी की भी पुस्तक ले सकते हो आप। ग्रंथ बहुत सारे हैं। ऋग्वेद ले लो, रामायण ऋग्वेद ले लो, सामवेद वगैरह, अथर्व, ऋग्वेद नहीं आएगा इसमें। ग्रंथ में जो कन्हैयालाल सेठिया के जो भी हैं, वंश भास्कर हैं वगैरह, ये सभी। फिर आ जाता है व्यक्तिवाचक संख्या में गंगा, पाली, बीकानेर, दिल्ली, ऋग्वेद। ये एक है जो एक का बोध कराता है, किसी विशेष शब्द का बोध कराता है। रामायण एक है, ताजमहल एक है, अरावली एक है। तो आगे चलते हैं हम। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। ये शब्द हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के, जिसमें अशोक, प्रदीप, किसी व्यक्ति का नाम आए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। किसी देश का नाम आए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और नदियाँ हो, देश हो,
तो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, नदियाँ हों तो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, शहर है तो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ग्रंथ है तो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर्वत है तो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, महीने हैं, माह है तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, नक्षत्र है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं, जो आप सभी देख सकते हो। आप नोट करना अपने नोट्स बनाते समय, ये सभी महत्वपूर्ण है। आप गौर से इसे देखना, महत्वपूर्ण शब्द हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा निरर्थक होती है। ये कामता प्रसाद की पुस्तक में लिखा है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो निरर्थक होती है। अब जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि की पूरी जाति अथवा पूरे वर्ग का बोध करवाने वाली संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जो ये सब देख सकते, प्राणी आते हैं इसमें, उदाहरण के लिए प्राणी, वस्तु आती है, पद होते हैं जैसे कलेक्टर हो गया, मंत्री हो गया, वकील हो गया, शिक्षक हो गए। कलेक्टर में तो पद बहुत सारे होते हैं, कलेक्टर तो ज़्यादा हो जाते हैं। ये कलेक्टर इसमें नहीं, कलेक्टर भी आता है इसमें ही है। प्राकृतिक आपदाएं हो जाती हैं, वर्षा का आना, वर्षा, तूफान, बिजली, भूकंप, ये सारे हैं। अन्य पहाड़ हो जाती है, इसमें नदी आ जाती है, समुद्र आ जाता है, भवन आ जाता है, नगर आ जाता है, गांव आ जाता है, विद्यालय आ जाता है। जातिवाचक संज्ञा सार्थक होती है। यह जातिवाचक संज्ञा एक सार्थक है। जातिवाचक संख्या के ही भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। तो द्रव्यवाचक इस संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम प्राय माप या तोल नहीं सकते। ये माप या तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। जैसे धातु हैं, पेय पदार्थ है, ये सारे आप नोट करते चलना, क्योंकि इसकी जो पीपीटी है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो आप अच्छे से इसे नोट करेंगे, क्योंकि एक शब्द भी छूटना आपके सिलेक्शन को आपको बाढ़ ले जाता है, इसीलिए आप नोट करते जाना है। तो आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाएं और लाइक करें। आगे भी क्लास आती रहेगी। ये सर्वनाम टॉपिक शुरू हो गया है। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व धन नाम अर्थात सभी का नाम, मेरा, तेरा, उसका, सबका नाम। ये इम्पोर्टेंट बात है, ये है ना RS लेवल की बातें IAS में भी पूछे जाते हैं। ये नोट्स ऐसे ही नहीं बनाए गए, इसमें मेहनत की गई है, आपके लिए मेहनत की गई है, और मेहनत तभी साकार होगी जब आप नौकरी लगेंगे। तो यही है हमारा कि वर्ष 2022 में आपको लगाना है नौकरी पर। विशेषण टॉपिक शुरू हो गया। विशेषण आपको पता ही है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। नीला, पीला, सुंदर, कुछ, ये विशेषण शब्द। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो यही है, विशेषण के दो भेद, प्रमुख दो प्रकार होते हैं। एक उद्देश्य होता है उसमें, और विधेय होता है। तो उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। विशेष्य से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषण व विशेषण के बाद प्रयुक्त होने वाले विशेषण। उद्देश्य प्रदान करता होता है, जो कार्य करता है वो उद्देश्य कहलाता है। विधेय जो उसके द्वारा क्रिया की जा रही है वो उसकी विधेय कहलाती है। प्रविशेषण भी आता है, ये RS में पूछा जाता है, लेकिन आपके नहीं आएगा चतुर्थ श्रेणी में।
ये उदाहरण आप याद रखें, क्योंकि उदाहरणों में पूछा जाता है, विशेषण के भेद पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, विशेषण के 5 भेद होते हैं। या उन विशेषण के शब्द है कुछ, तो ये शब्द तो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि महत्वपूर्ण शब्द वही होते हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। और ये ज़्यादा गहराई से इस टॉपिक से पूछा नहीं जाएगा। ये मुझे अनुभूत है कि अंदर से ज़्यादा गहराई से 10th लेवल का पेपर है वैसे भी चतुर्थ श्रेणी का, तो इतना गहराई से नहीं पूछा जाएगा। तो हमें इतना याद नहीं रखना, हमें इनके भेद याद रखने और ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाना है। तो ये परिणामवाचक विशेषण है, ये RS का मैटर है, मटेरियल RS का है। इसकी PPT आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम यही है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती निःशुल्क क्लासेस चैनल का नाम है। आप चैनल से को ज्वाइन कर सकते हो। आपको आने वाली भर्ती और समस्त नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण के बारे में पढ़ सकते हो आप। तो यही है हमारे चतुर्थ श्रेणी का वह प्रहार जिसमें हमें सफल होना है जिंदगी में, क्योंकि नौकरी लगना हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रहस्यमय और जीवन को खुशी की ओर ले जाना है। क्योंकि किसी भी जो किसान का बेटा होता है या अन्य होते हैं, उन सभी के लिए अपने रोजगार, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करना स्वयं के हाथ में तभी हो पाता है जब वो किसी प्रकार का उसके पास रोजगार हो। तो रोजगार का ये स्वर्णिम अवसर है, इस स्वर्णिम अवसर को ना चूके, क्योंकि इससे नौकरी आप पा सकेंगे और ज़रूर पाएंगे। जीवन की सफलता में ये देखिए, क्रिया अब किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना अथवा किसी घटना के घटित होने पर पता चलता है, वह क्रिया होती है। क्रिया का मूल संस्कृत का धातु होता है। तो जो क्रिया है वो संस्कृत के से निकली है। संस्कृत के पठ धातु से हिंदी में पढ़ धातु से आई, पढ़ बनी, फिर क्रिया का रूप उसके पीछे ना जोड़ने पर क्रिया लग जाती है, तो पढ़ना ये क्रिया हो गई एक। इनकी पहचान धातु के अंत में ना जोड़ने से होती हैं। ये जो मैंने बताया वही है। अतः क्रियाएं वाक्य को पूर्ण करने के कारण वाक्य का विधेय अंग कहलाती हैं। क्रिया वाक्य का अनिवार्य अंग है। तो क्रिया किसी भी वाक्य का एक अनिवार्य घटक होती है, अंग होती है, क्योंकि क्रिया के बिना कार्य जो वाक्य है वो अधूरा होता है, हमेशा कभी पूरा नहीं होता। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। ये प्रश्न चतुर्थ श्रेणी में 100 और 100% पूछा जाएगा। तो अकर्मक क्रिया होती है, कर्म के आधार पर 2 क्रिया होती है, 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का प्रभाव, परिभाषा भी पूछी जा सकती है, जिस क्रिया का प्रभाव सीधे सीधे कर्ता पर होता है, अर्थात जो क्रिया कर्म रहित हो उसे अकर्मक क्रिया कहलाती है। सुरेश हंसता है, इसका प्रभाव किस पर पड़ा? सुरेश पर ही पड़ रहा है ना। तो कौन हंस रहा है? सुरेश ही हंस रहा है, तो प्रभाव तो उस पर ही पड़ेगा। मीना चिल्लाती है, तो इसका चिल्लाने का प्रभाव किस पर पड़ा? मीना पर ही पड़ा। उसकी ऊर्जा जा रही है, उसकी एनर्जी हो रही है ना वेस्ट। तो यही बात है, तीनों उदाहरणों में हंसना, चिल्लाना और कूकना का प्रभाव कर्ता सुरेश, मीना, कोयल पर पड़ रहा है। जो बात मैंने बताई वही अकर्मक क्रिया की, यही बात है। मैंने क्या बात बताई कि भेद याद रखो इसमें,
यही पूछा जाएगा। चतुर्थ श्रेणी की है। तो अकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। इसमें अकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं, जिसमें अवस्थाबोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया पहली है, फिर एक गत्यवर्धक अर्धक पूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। गत्यर्थक कह सकते हो, अपूर्ण पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया ये कह सकते हो। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्ता, जिस क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता पर न होकर कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। और सकर्मक क्रिया के भी 3 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, फिर है द्विकर्मक क्रिया, फिर अपूर्ण सकर्मक क्रिया। तो ये महत्वपूर्ण है, आप अपने नोट्स बनाते समय इसको अच्छे से लिखें और आगे भी ऐसी क्लास आती रहेगी। चतुर्थ श्रेणी का पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा इसी चैनल पर, और ये मैं आश्वासन देता हूँ। तो ये प्रश्न आया है कि अकर्मक क्रिया का उदाहरण है तो चलना, पढ़ना, चलना, खाना, बनाना। तो इसमें ना लगता है, ऐसे तो आप कह लोगे कि यहाँ अकर्मक क्रिया पढ़ना है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो चलना है। और फिर नीचे ही वो है तो नीचे का भी चलना ही होगा। ये अपने जो होते हैं उनके अनुसार होते हैं, जो क्रिया होती है क्रिया के अनुसार होते हैं कि इसमें उदाहरण को आपको पहचानना है फिर आपको पढ़ना है, क्योंकि ऐसे आप गलत करके आ जाओगे। ये जो 2 उदाहरण मैंने दिए, 2 प्रश्न दिए हुए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100% वो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में भी पूछे गए, इसीलिए इस नोट्स में लिखे गए हैं हमारे द्वारा। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। जो काल होते हैं, जो टेंस होते हैं, जिसे टेंस कहते हैं इंग्लिश में, उनके अनुसार क्रिया, जो क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, उसके 3 भेद होते। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते। भूतकालिक क्रिया मतलब पास्ट, भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया जिसे भविष्य कहा जाता, प्रेजेंट। ये वर्तमान कालिक क्रिया जिसे प्रेजेंट टाइम कहा जाता है, प्रेजेंट। और फिर आती है भविष्यकालिक क्रिया जिसे हम फ्यूचर कहा जाता है, फ्यूचर में कोई कार्य हो रहा है। अब आगे की बात होती है कि प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, ये सवाल 100% पूछा जाएगा। तो हम पढ़ रहे हैं सामान्य क्रिया, मुख्य क्रिया। जब वाक्य में किसी एक क्रिया का प्रयोग हो सामान्य क्रिया होती है। उदाहरण समझिएगा अच्छे से। तो ये संपूर्ण क्रिया है, उन सभी को हमने पढ़ा और एक अच्छी तरीके से पढ़ा
और क्रिया के बारे में भी हमने अच्छा नोट किया, अच्छे से पढ़ा। तो एक बड़ी बात होती है कि पढ़ना, लिखना, खेलना, ये सभी हमारे द्वारा किया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल मिलते हैं। मैं प्रमोद राजपूत इजाज़त लेता हूँ आप कि आज की क्लास इतनी होगी और हम कल फिर मिलेंगे। और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती निःशुल्क क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि हम राजस्थान के हर एक युवा को रोजगार के अवसर तक ले जाने का एक सुदृढ़ मार्ग दे सकें। इससे युवा का जो वित्तीय स्थिति होती है उसमें सुधार आ सके, यही हमारा लक्ष्य है। और जय हिंद, जय भारत।